सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत सरकार ने मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 25,000। तो अभी भारत सरकार ने मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। उद्देश्य क्या है? ताकि ज्यादा से ज्यादा आम जनता तक, आम नागरिकों तक ये जन औषधि केंद्रों की पहुंच बढ़ाई जा सके, क्योंकि यहाँ पे जो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं वो ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में 60 से 70% तक सस्ती होती है। काम उतना ही करती है क्योंकि इन पे कोई ब्रांड नेम नहीं होता, इसलिए ये सस्ती होती है। अच्छा, और ये जो जन औषधि केंद्र हैं ये किस योजना के तहत खोले जाते हैं? तो याद रखना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसकी शुरुआत नवंबर 2008 में की गई थी। उद्देश्य था अच्छी और सस्ती दवाई सबको उपलब्ध करवाना। अब जैसे ही मैंने आपको बोला होगा ना प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इंपॉर्टेंट प्रश्न क्लिक कर गया होगा। कौन सा प्रश्न? कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था देश के बाहर पहला जन औषधि केंद्र ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा मॉरिशस में। हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, जब वहां पे गए थे तो वहां पे इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान में रखना और ये डेटा याद रखना कि मार्च 2027 तक देश भर में हमें कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने हैं? तो आंसर होगा 25,000। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखेंगे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सुदीप्ता सेनगुप्ता ने। सुदीप्ता सेनगुप्ता ये एक जियोलॉजिस्ट हैं, एक पर्वतारोही, माउंटेनियर्स हैं, और अभी उन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर। इतना सा आप ध्यान रख लो, बुक का नाम ध्यान रख लो और उसके लेखक का नाम याद रख लो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ 10 इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ये सारी 2024 की ही है, तो ध्यान से सुनना। जैसे कि अश्विन प्रभु, इन्होंने लिखी है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लापुरम। प्रोफेसर एस डे मुनि डेबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम से बुक लिखी। शोभना के नायर रामविलास पासवान नाम से बुक लिखी है। रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। चित्रा बनर्जी एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधायन नारायण मूर्ति। एमजे अकबर गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स नाम से बुक लिखी। माधव गोडबोले बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा नाम से बुक लिखी। रघुराम राजन जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, इन्होंने ब्रेकिंग द मोल्ड नाम से बुक लिखी। हुमा कुरैशी जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नाम से बुक लिखी। ट्विंकल खन्ना ने वेलकम टू पैराडाइज और शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स नाम से बुक लिखी है। तो ये 10 बुकें मैंने आपको और रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा रैपिडो। तो रैपिडो क्या है? ये जो बाइक टैक्सी होती है वो है रैपिडो, और अभी इसमें एक इन्वेस्टमेंट आया है। मौजूदा निवेशक वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने $120 मिलियन का इसमें निवेश किया, जिसके बाद रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप बन गया है। रैपिडो की स्थापना 2015 में पवन गुंटुपल्ली, ऋषिकेश और अरविंद संका ने की थी। अच्छा, यूनिकॉर्न का क्या मतलब हो गया? अगर कोई स्टार्टअप जिसकी वैल्यू $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाती है तो हम उसे यूनिकॉर्न कहते हैं, और ये 2024 का तीसरा भारतीय यूनिकॉर्न है। तो पहला कौन सा था 2024 का पहला यूनिकॉर्न, पहला भारतीय यूनिकॉर्न? तो पहला कृत्रिम था। ओला के जो संस्थापक हैं भावेश अग्रवाल, उनकी कंपनी, उनका स्टार्टअप में कृत्रिम, और आप कह सकते हो ये भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न भी था। और इस साल का दूसरा परफ्यूस बना था और ये तीसरा रैपिडो बन गया है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल टाइगर डे। तो आंसर होगा 29 जुलाई को। हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था वहां पे। वैसे टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा टाइगरस होता है। वैसे पूछूं भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? वैसे भारत में टोटल अभी तक आपको मिलेंगे 55 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं।
पहला कौन सा था? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि आपको मिलेगा उत्तराखंड में, 1973 में बना था। लेटेस्ट 55th नंबर का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, जो कि राजस्थान का है। उससे पहले 54th नंबर का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व था, मध्य प्रदेश का। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं। अब मुझे बताओ, टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, टाइगर ट्रियम्फ, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ये हम भारत और अमेरिका के बीच में करते हैं, ध्यान में रखना। और पूछूं, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क ये कहाँ पे बनेगा? महाराष्ट्र में, जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहां पे। और दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना ये कहाँ पे होगी? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वहां पे। तो ये इंटरनेशनल टाइगर डे है। वैसे अभी कुछ समय बाद हम इंटरनेशनल लायन डे भी मनाएंगे। वो कब मनाएंगे? 10 अगस्त को। लेकिन ये डे वाला प्रश्न है जुलाई का। तो चलो एक बार फिर से मैं आपको जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करवाता हूँ। देखो, 1 जुलाई को 3 डे मनाए थे, नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, खेल पत्रकार दिवस, और वर्ल्ड यूएफओ डे भी होता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को ही वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और वर्ल्ड पेपर बैग डे। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई वर्ल्ड चेस डे, इंटरनेशनल मून डे भी इसी दिन होता है। 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज दिवस, नेशनल फ्लैग डे और वर्ल्ड ब्रेन डे भी होता है। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 24 जुलाई राष्ट्रीय आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे। और अभी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया था। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया था। तो ये जुलाई के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल कर लिए हैं? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो मोंगला बंदरगाह ये बांग्लादेश में है। आप कह सकते हो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह को इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं। तो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है ये। वैसे बांग्लादेश का सबसे बड़ा, भैया दूसरा बड़ा है, तो इससे भी बड़ा यानी कि सबसे बड़ा बांग्लादेश का पोर्ट कौन सा है? तो चटगांव पोर्ट है वो। तो याद रखना, ये जो मोंगला पोर्ट है, अब भारत इसका संचालन करेगा। भारत की ओर से जो इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है वो इसका संचालन करेगा। ये पोर्ट हिंद महासागर में स्थित है। तो मोंगला पोर्ट याद रखना है, बांग्लादेश में है। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो अभी न्यूज में रहे। एक तो वधावन पोर्ट याद रखना, ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में बनेगा। और अभी वर्ल्ड बैंक ने जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 को जारी किया था इसी साल, उसमें टॉप 100 की लिस्ट में 9 भारतीय पोर्ट थे। और उन 9 भारतीय पोर्ट में भी टॉप पर कौन सा था? विशाखापत्तनम पोर्ट, जो इस पूरी लिस्ट में 19वें स्थान पे था। और वैसे इस लिस्ट में टॉप पे चाइना का यांगशांग पोर्ट था। अच्छा, चाबहार पोर्ट कहाँ पर है? ईरान में है, भारत ने बनाया, आप सभी जानते हैं। और इसी साल हमने देखा था कि इसी पोर्ट के शाहिद बेहस्ती टर्मिनल का संचालन भारत करेगा अगले 10 सालों के लिए। उसी तरह से सितवे पोर्ट याद रखना, ये म्यांमार का है, भारत इसका संचालन करेगा। कांके संतुराई पोर्ट, कांके संतुराई पोर्ट ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा श्रीलंका में, और भारत इसका विकास करेगा, पुनरुद्धार इसका करेगा, अपनी जेब से पैसा लगाएगा। तो कांके संतुराई पोर्ट याद रखना। और अभी 2023-24 में कार्गो प्रबंधन, कार्गो के मैनेजमेंट के मामले में कौन सा पोर्ट टॉप पर रहा? पारादीप पोर्ट। अभी पारादीप पोर्ट कहाँ पर है भैया? ये उड़ीसा में है। आप जानते हो दार एस सलाम बंदरगाह, ये आपको मिलेगा तंजानिया में। और अभी अडानी ग्रुप ने 30 सालों के लिए इसे लीज पर ले लिया है। पोर्ट का नाम याद रखना और देश का नाम याद रखना कहाँ पर है। हाइफा बंदरगाह ये इजराइल में है, ये भी अडानी के पास आ गया है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी भारत की पहली एकीकृत इंटीग्रेटेड कृषि निर्यात सुविधा यानी कि एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी ये कहाँ पे स्थापित होगी? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में। और मोंगला बंदरगाह ये बांग्लादेश में है और भारत इसका संचालन करेगा, ये हमने अभी देख ही लिया।
तो ये ध्यान में रखना। अगर मैं आपसे पूछूं पोर्ट एंड शिपिंग मंत्री, ये मंत्रालय किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल। बाकी देखो बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल इसकी ढाका है और यहीं पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी टका है, मुख्यमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश हमारा एक राज्य है त्रिपुरा, इसको तीनों तरफ से घेरता है और जीरो लाइन ये कहाँ पर है? ये बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में ही स्थित है। वैसे बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो 5 राज्य हैं। उनको याद करने का ट्रिक है, एक नाम याद रख लो, ममता दीदी। तो एम से मिजोरम, ए से आसाम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा। और ये ममता दीदी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल आंसर हो गया। अच्छा, अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, पोर्ट का ही प्रश्न है, बंदरगाह पूछ रहा हूँ, भारत का है ये विझिंगजम पोर्ट, ये किस राज्य में है? इसका संचालन भी अडानी कर रहा है, तो बताइएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सर्च जीपीटी को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा ओपन एआई। ओपन एआई ये अमेरिका की एक कंपनी है, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि सबसे पहले इसने ही एआई चैट जीपीटी को लॉन्च किया था और उसके बाद से सभी अपना अपना एआई बेस्ड जीपीटी लॉन्च करने में लग गए। और अभी इसी ओपन एआई ने सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा की है। ये क्या काम करेगा? तो जैसे आप गूगल पर सर्च करते हो, कोई भी आपको बात सर्च करनी होती है, गूगल सर्च इंजन खोलते हो, वहाँ पे टाइप करते हो और सर्च करते हो, उसी तरह से अब यहाँ पर भी आप सर्च कर पाओगे। तो आप कह सकते हो गूगल के कंपटीशन में इसने इसको लॉन्च किया है। ये जो जीपीटी है ना, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर इसका नाम है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत की पहली एआई फिल्म कौन सी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म, तो आंसर होगा इराह। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है? तो आंसर होगा देविका। और रिलायंस ने किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था? हनुमान। और अगर मैं आपसे पूछूं भारत की पहले एआई टीचर का नाम क्या है? तो आइरिस है। और भारत का पहला एआई सिटी ये कौन सा बनेगा? ये लखनऊ बनेगा, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेलिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 है, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा मुंबई में। ऑपरेलिया द ग्लोबल ओपेरा कॉम्पिटिशन, और भारत में पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा कहाँ पे? मुंबई में होगा। ये सितंबर 2024 में होगा, इतना सा आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी भारत ने पहली बार यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की है, 46 नंबर का एडिशन था, नई दिल्ली में हुआ। और भारत ने पहली बार ही 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का भी आयोजन किया, कहाँ पे? कोच्चि, केरल में। अच्छा, इसी तरह से कुछ प्रतियोगिताएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जिसमें हम देखेंगे कौन कौन सी कहाँ पे होने वाली है। तो विंटर ओलंपिक से बात करते हैं। 2022 का विंटर ओलंपिक ये चाइना में हुआ था। 2026 में जो होगा भाई 4-4 साल में होते, तो 2026 वाला विंटर ओलंपिक ये इटली में होगा, इटली के मिलान और कार्टिना नामक स्थान पे। 2030 के विंटर ओलंपिक ये फ्रांस में होंगे और 2024 के विंटर ओलंपिक ये अमेरिका में होंगे। वहीं समर ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो ये भी 2024 वाला पेरिस फ्रांस में हो रहा है, 2020 का टोक्यो में हुआ था, टोक्यो जापान में, और फिर 2028 का लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 2023 में जो एशियन गेम्स हुए, 19वें एशियन गेम्स थे, हांगझाऊ चाइना में हुए थे। अब 2027 वाले एशियन गेम्स ये जापान में होंगे। वहीं फीफा वर्ल्ड कप की बात करूं तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप ये कतर में हुआ था, जिसको आपको याद होगा अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस को रहा था। अब 2026 वाले कहाँ पे होंगे? 3 देशों में होंगे, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में। अभी आपको याद है T20 वर्ल्ड कप, पुरुषों का जो T20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था। अब जो 2026 में होगा वो भारत और श्रीलंका में होगा। फिर 2028 वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। वहीं अगर महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2024 का ये बांग्लादेश में होगा और 2026 वाला इंग्लैंड में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रतियोगिताएं हैं, इनको ध्यान में रखना, आप जरूर से याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अभी किस राज्य ने नीति आयोग के तर्ज पर एक थिंक टैंक बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा गुजरात ने। तो अभी गुजरात ने नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक स्थापित करने की घोषणा की है।
गुजरात के मुख्यमंत्री कौन? भूपेंद्र पटेल ने। और इसका नाम क्या रखेंगे? ग्रिट। ग्रिट मतलब गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे नीति आयोग जो है इसका मुख्य काम क्या होता है? केंद्र सरकार को सलाह देना, यही इसका मुख्य काम होता है। अब उस सलाह को सरकार माने या न माने ये उसकी मर्जी है। वैसे नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पे 2015 में लाया गया था। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। बात करें फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं और सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। अगर बात करें इसके पहले सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत थे और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया आप जानते हो अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये। आपको याद होगा अभी नीति आयोग ने कुछ दिन पहले ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 लॉन्च किया था और इसमें पहले स्थान पे उत्तराखंड और केरल को रखा था। वैसे बात यहाँ पे गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर हो गई है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और अभी हमने कल ही पढ़ा था 9 राज्यों में नए गवर्नर बने हैं। तो ये आचार्य देवव्रत हैं जो कि गुजरात के गवर्नर हैं और एक लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अलग हैं जो वैसे तो असम के नए गवर्नर बने हैं। और साथ में याद रखना मणिपुर के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी ये संभालेंगे। बाकी अभी आपने देखा था मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने शुरू किया था और इससे पहले अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना इसको भी गुजरात ने ही शुरू किया था। गुजरात ये पहला राज्य बना था सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च करने वाला, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इको जोन किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो अभी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एशिया का पहला लो कार्बन जिंक ब्रांड इको जोन को लॉन्च किया है। ये जो हिंदुस्तान जिंक है ये भारत की सबसे बड़ी जिंक उत्पादन कंपनी है। ये वेदांता की एक सब्सिडरी यानी कि वेदांता की स्वामित्व वाली एक कंपनी है और अभी इसी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इको जोन को लॉन्च किया है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जिंक का उत्पादन बिना कार्बन उत्सर्जन के होगा, ये इसका मतलब हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसका लेप उस पर करते हैं, तो जिंक का। हिंदी में बोलोगे तो जस्ता। वैसे कॉपर और जिंक मिलकर के क्या बनता है? पीतल। और कॉपर और टिन मिलकर के कांसा, ब्रोंज। और जानते हो भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 है। अभी जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी थी। और लेह हवाई अड्डा ये बनेगा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। हिंदुस्तान जिंक की बात कर ले तो इसकी स्थापना होती है 1966 में। हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान में है और चेयरपर्सन है प्रिया अग्रवाल। तो इतना ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट ये किसने जारी किया है? तो आंसर होगा लाओस ने। तो अयोध्या में जो राम मंदिर अभी बनाया गया और वहां पे जो हमारे रामलला की मूर्ति विराजमान है तो उन्हीं पर पहली बार अभी किसी दूसरे देश ने डाक टिकट जारी किया है। भारत ने नहीं, किसी और देश ने किया है। किसने? लाओस ने। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं और लाओस के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने मिल करके इसे अभी लॉन्च किया है। देखो लाओस के बारे में बात करें, इसकी कैपिटल विंतियन है, करेंसी होती है किप। और मैं आपको याद दिला दूं इस साल जो आसियान समिट को होस्ट कर रहा है वो लाओस ही कर रहा है। और राम मंदिर से आपको 2 पॉइंट याद दिलाऊंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट है कि राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत वी सोमपुरा है। और रामलला की जो प्रतिमा है उसको किसने बनाया यानी कि मूर्तिकार कौन है? तो अरुण योगी राज है। ये दोनों प्रश्न आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी ये थे आज के आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हुई और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दूँ फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो यहाँ पे हम 29 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो श्रीलंका। फिर पूछा राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बन गए? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, वैसे मैंने आपको 9 राज्यों के राज्यपाल बता दिए थे। एक जो पुडुचेरी है हमारा यूनियन टेरिटरी,
उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम मैंने आपको नहीं बताया था, तो वो भी याद रख लो। वहाँ पे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं, के कैलाश नाथन उनका नाम है। बाकी तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। बाकी बात करें मनु भाकर, अभी इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। ब्रोंज लेकर के आई है ये। फिर पूछा रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल को किसने लॉन्च किया? इंडसेंड बैंक। फिर पूछा विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया 28 जुलाई। फिर पूछा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब किसे दिया? इंदुमती कथीरेसन को। फिर पूछा जलवायु वित्त कार्य निधि की घोषणा किसने की? अजरबैजान। संघ सूची के विरुद्ध किसने विदेश सचिव पद पर नियुक्ति की? केरल। और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की? तो 15 करोड़। और आखिरी प्रश्न पूछा CRPF का स्थापना दिवस आपने मनाया 27 जुलाई को। तो फिर चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं हम। तो कल की वीडियो में पूछा था खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया जाता है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।